So today we are starting with a fresh topic, inorganic series, what happens when heated, part 1. Now here I am starting a series of special topics which I seriously intend to continue throughout the chemistry thing, क्योंकि चैप्टर वाइज सिलेबस तो चल ही रहा है, वो अपनी जगह है. थोड़ा सा मुझे ये भी कंसर्न होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं भूल ही ना जाए, है ना. तो और सिर्फ वो शीट्स करी जाओ, टेस्ट करी जाओ, वो थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो जाता है. तो एक डिफरेंट तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें और इस वीडियो के थ्रू एक ऐसा एसिड बना लें विच इज़ फॉर एवर. जब मन किया वीडियो ऑन किया एंड वी कैन रिवाइज. अब ये तो बड़ा ही थॉरो, बहुत ही लेंथी टॉपिक बनता है. व्हेन वी हीट सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस, they give so many products which are important and very interesting behaviors are observed in the laboratory. On the basis of that बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा कोई रटा वगैरह की जरूरत नहीं होती अगर थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करें. प्लस अब देखो मेहनत तो करनी पड़ती, वो करें, रिटेन करके रखें तो ठीक हो जाता है. तो कंपाइल करने के लिए जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए या कुछ टिप्स हैं या एक लिस्ट बना के रख ली, तो उसी सीरीज में ये वीडियो आज मेरा मन हुआ बनाने का, व्हाट हैपन्स व्हेन हीटेड प्लस. और इसको थोड़ा नयापन देने के लिए, थोड़ा और आप लोगों के लिए उपयोगी, यूजफुल बनाने के लिए आई हैव कम विद दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि जिस कंपाउंड की हम बात करेंगे कि इसको हीट करके क्या बनता है, वहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो लर्न करने वाला आ जाएगा कि 20-25 कंपाउंड हीट करके बता रहे हैं और कह रहे याद करो. उस कंपाउंड के बारे में और जो केमिस्ट्री में अच्छी अच्छी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे कंसर्न बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इफ एनी. तो आज के इस वीडियो में मैं 20 कंपाउंड लेके आया हूँ जिनके बारे में बात करें. एक्चुअली 20 नहीं, 20 से ज़्यादा ही, हेडिंग 20 है, कोई 2-2 इकट्ठे हैं तो उनको इकट्ठे एक ही हेडिंग में शामिल किया, और 20 थोड़े कम है क्योंकि और भी हैं, तो मेरे ख्याल से एक वीडियो कम से कम और इस सीरीज़ में आएगा. लेकिन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट वाले कवर करने की कोशिश की है स्टार्टिंग में, और उम्मीद है जितना मज़ा मुझे ये वीडियो बनाने में आया, नोट्स बनाने में आया, उससे ज़्यादा मज़ा आपको इसको सुनने में आएगा. ठीक है, तो आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, किसी प्रकार के भी एग्जाम की, और मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे नाम हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, तो ये वाला वीडियो 100% यूजफुल आपके लिए है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये बार बार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के रखें ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आए, एंड यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट वाचिंग द लेटेस्ट वीडियो ऑल द टाइम. और थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात करें, वो तो मुझे फिर बहुत ही अच्छा लगता है. और जो स्टूडेंट अभी 10th से +1 में हुए हैं, अब हो सकता है वो अगर ये वीडियो देखें तो सारे पॉइंट्स तो इसमें से मैं नहीं कहता कि अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल बातें ऐसी होंगी इसमें जो अभी उन्होंने नहीं किया. जैसे लेट अस से वी टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, तो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एफर्ट इज एवरीथिंग. 95% मेरे ख्याल से वो समझ आएगा. आज नहीं तो कल आपको इन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना ही. तो शुरू होते हैं फिर. स्पेशल टॉपिक्स इनऑर्गेनिक सीरीज, व्हाट हैपेंस व्हेन हीटेड, पार्ट 1 विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट केमिकल्स. चलो, सबसे पहला कंपाउंड जो मैं लेके आया हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जितनी बातें करें उतनी कम. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हीट करते हैं तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, वाटर प्लस हाफ O2, बड़ा इजीली डिकम्पोज होता है. इनफैक्ट अगर इसको पड़ा रहने दें तो भी अपने आप ये रिएक्शन थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है. हीट करने से रिएक्शन ज्यादा होता है. अब इसकी जो डिकम्पोजिशन है, इट इज, ये यार ऊपर को है ना देखना, एक्सेलरेटेड बाय प्लैटिनम, गोल्ड. सिर्फ मेरी बात सुनेंगे तो ही बड़ा मजा आएगा और चीजें याद हो जाएंगी आपको, ऐसा मैं चाहता हूँ. प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स. एक दो और भी नाम होते लेकिन ठीक है, बहुत हैं. एक्सेलरेटेड अगेन बाय अल्कलीस, कार्बन
एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड इन ट्रेसेस। ट्रेसेस मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तब भी। अब इससे हमें क्या पता लग रहा कि वो अल्कली मतलब पीएच वगैरह बढ़ेगी तो हीटिंग तो डीकम्पोजिशन जो है वो फेवर होती जाएगी। रिड्यूस्ड बाय डीकम्पोजिशन, रिड्यूस मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी इसकी बाय यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स, एसिड्स। देख रहे हैं पीएच कम। एसिटेनिलाइड्स नहीं होता है, एसिटेनिलाइड एक ही कंपाउंड होता है इन ट्रेसेस एंड वेरी वेल इंक्रीज्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड कैटालेस। ये मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है उनको पता रहता है। अब ये तो हो गया सिर्फ ये बात हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हीटिंग के बारे में। और जो मैं बात करना चाहता हूँ, रिमेंबर द शेप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क है, सो डू यू रिमेंबर द शेप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल? सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, कुछ लोगों ने बोल दिया। इसका शेप को ओपन बुक स्ट्रक्चर से एनालॉगी देके समझाया जाता है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये एक ओपन बुक पड़ी है। ऐसे बुक कौन रखता है उल्टा करके? याद है जब कोई ऐसे घर पे आते हैं गेस्ट वगैरह, तो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टडी टेबल वगैरह एकदम सेट करके एक किताब में पेन रख के उसको उल्टा करके रख दिया। अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि ये बहुत पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसा। तो ये ऐसे ओपन बुक को रखा है और इस बुक का ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे ओ बॉन्ड है और एक इधर गत्ते के साथ OH बॉन्ड है और दूसरे गत्ते के साथ दूसरा OH बॉन्ड है। तो ये वाला और ये वाला लिम्स जो हैं ये अलग अलग प्लेन में है। अब ये बॉन्ड एंगल की वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंटेंशनली नहीं लिखी हैं, अदरवाइज तो ये दी रहती हैं, बिकॉज इन लिक्विड फेज एंड इन सॉलिड फेज दीज एंगल्स आर डिफरेंट। ये पता होना ज्यादा अच्छी बात है ना। बॉन्ड एंगल कौन पूछेगा ऐसे क्वेश्चन के तौर पे कि कितना बॉन्ड एंगल है, और अगर पूछेंगे तो इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि लिक्विड में और सॉलिड में अलग अलग बॉन्ड एंगल है। ठीक हो गया? सो नॉन प्लेनर ओपन बुक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, अब एक और बात जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में किए बिना मैं आगे चल ही नहीं सकता। एज ए टीचर ऑफ केमिस्ट्री मुझे आगे चलना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 5 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल? याद है एक टॉपिक, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 5 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम। यस, इफ ए बॉटल ऑफ हाइड्रोजन, ये तरीका सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही यूज किया जाता है। थोड़ा सा मैं बता दूं ओरली, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल पे 5 वॉल्यूम का लेबल लगाया तो इसका मतलब क्या है? 1 मिलीलीटर ऑफ दिस सैंपल, रिमेंबर 1 मिलीलीटर ऑफ दिस सैंपल अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन evolves 5 milliliters of oxygen gas under STP conditions. That is the meaning of 5 volume hydrogen peroxide. तो अब क्योंकि यहाँ पे टॉपिक तो हम हीटिंग का कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका आपको मैं हिंट दे जाता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की जगह वॉल्यूम स्ट्रेंथ x की जगह 5 पुट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कुछ बातें जो हमने की हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आ सकते हैं। सेकंड जो मैं लेके आया हूँ, देखो ये कार्बोनेट्स हैं बहुत सारे, ये तो बहुत ही मजेदार है। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे रूटीन में क्लास में लिखे तो लोग इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। क्यों? देख के लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। केमिस्ट्री में देख के जो भी लगता है कभी कभी वो बड़ी परेशानी में डाल देता है। रियलिटी क्या है? लिथियम कार्बोनेट हीट करके डिकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट हीट करने से टस से मस नहीं होंगे। टस से मस नहीं होंगे मतलब डिकम्पोज नहीं होंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इंटरेस्टिंग है ये बहुत। अब रिमेंबर, याद रखने वाली बातें यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हैं ये तीनों अल्कली मेटल्स हैं और ये 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर नाउ, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, कांटा लगा, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट lithium carbonate. Alkaline earth metal carbonates decompose on heating.
lithium carbonate prefers the behavior like alkaline earth metal carbonates. थोड़ा और गहराई में जाते हैं. पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम के सामने बेरिलियम, सोडियम के सामने मैग्नीशियम. तो ये लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है, विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. अब क्योंकि टॉपिक तो हीट करने का करने, इसके आगे मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट स्टिल सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम की मैग्नीशियम के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती हैं, जिसमें से ये एक है इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कार्बोनेट्स. ठीक है. और किस में होता है डायगोनल रिलेशनशिप? बेरिलियम का किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. और बताओ, बोरॉन का होता है किसके साथ? सिलिकॉन. देखना ड्रॉ करके कौन सा एलिमेंट आता है. तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आते ही हैं. वो जो मोल कंसेप्ट चैप्टर में हम स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी मिक्सचर दिया होता है. ये मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज देयर. उसका कुछ ना कुछ मास है, हीट करके कुछ मास लॉस हो गया और परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. उसमें यही तो इम्पॉर्टेंट बात है. द स्टूडेंट हैज टू प्राइमरीली नो that sodium carbonate on heating will not decompose and all the loss in mass is because of magnesium carbonate decomposing. ठीक है. ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. तो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सीरीज शुरू करके मैंने बहुत ही अच्छा किया. मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा है. अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोक्साइड्स हैं. अब अगर क्लास में ये लिस्ट बोर्ड पे लिख दें तो हाइड्रोक्साइड तो स्टूडेंट फटाफट इनमें से वाटर निकाल के ऑक्साइड बनाते हैं. क्यों? क्योंकि जवाब भी तो यही देते हैं ना कि सर लग रहा है कि इसमें से निकलेगा वाटर. फिर वही बात, लगने से तो रिएक्शन नहीं होगा. लेट अस सी. पहले फैक्ट्स देखते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे. लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इतना इजीली नहीं, रेड हीट लिखा मैंने इसीलिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पे टच से मस नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. है ना मजेदार. अब मोर और लेस जो ऑब्जर्वेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप प्रॉपर्टीज वो सिमिलर हैं जैसे कार्बोनेट्स में थे. तो एक बार इनको देख लें. अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड. अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग बाय फॉर्मिंग ऑक्साइड एंड वाटर. लिथियम हाइड्रोक्साइड prefers the property similar to alkaline earth metal hydroxide. And this also comes under the heading of lithium magnesium diagonal relationship. ठीक हो गया. अब अगर आप बहुत ही बढ़िया वाला करना चाहते हैं तो देन इनके रीजंस भी हैं जो कुछ बुक्स में दिए रहते हैं कि कार्बोनेट क्यों डिकम्पोज होता है, कार्बोनेट क्यों डिकम्पोज नहीं होता है. उस इन चीज़ों में डिटेल में जाएंगे तो एक वीडियो में मैं एक ही कंपाउंड डिस्कस कर पाऊंगा. नहीं, मुझे थोड़े ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ. चौथा आ गया. अब नाइट्रेट्स हैं. नाइट्रेट्स का थोड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर रहता है जो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड से डिफरेंट रहता है. अब देखो नाइट्रेट्स में क्या है. पहले तो यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ फिर बात शुरू करते हूँ. वो कुछ वहाँ पे गलती हो गई थी तो उसको ठीक किया, तो उसके बाद वो ऑक्सीजन रह गया. लिथियम नाइट्रेट को हीट करने से लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2, देखो दो गैसेस. सोडियम नाइट्रेट भी हीट करने से डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन ओनली वन गैस, ऑक्साइड नहीं बन रहा. सोडियम नाइट्राइट NiTrite, T फॉर ट्री, देन E. सोडियम नाइट्राइट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी. मैग्नीशियम नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट की तरह हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 और, अरे ये चल क्या रहा है यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, O2 आएगा. ठीक है. NO2 और O2. सो लिथियम नाइट्रेट में 2 गैसेस और ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट में भी 2 गैसेस ऑक्साइड. फिर से बन गए ये डायगोनल रिलेशनशिप में. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और हाफ मोल ऑक्सीजन. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. ठीक है. सो अगेन वी आर ऑब्जर्विंग दैट लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स आर शोइंग सिमिलर बिहेवियर एंड लिथियम नाइट्रेट इज नॉट शोइंग बिहेवियर सिमिलर टू सोडियम नाइट्रेट, although it is in the same group
as sodium. Group 1 which is alkali metals. तो ये मेरे टॉपिक 2, 3 और 4 ये तीनों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं विद एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. टॉपिक नंबर 5, वन ऑफ द फेवरेट कंपाउंड्स, सोडियम थायोसल्फेट विच इज नोन एज हाइपो. पूरा फॉर्मूला क्रिस्टलाइन फॉर्म Na2S2O3.5 वाटर. हीट करने से पहले तो 5 वाटर निकलते हैं और ये एनहाइड्रस हो जाता है. फर्दर हीट करने से प्रिसाइजली टेम्परेचर मैंने ढूंढा 223 डिग्री लिखा है, बुक टू बुक वेरी भी कर सकता है सोर्स टू सोर्स. इट फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड Na2S5. Na2S5 का नाम आप पूछोगे तो मैं लिख के लाया हूँ सोडियम पेंटा सल्फाइड. ठीक हो गया. अब इसके बारे में रिमेंबर, 2 चीजें हाइपो के बारे में याद रखनी बहुत जरूरी है अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं. नंबर 1, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग यूज इन फोटोग्राफी टू रिमूव द अनडीकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड. वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, वैसे तो देखो अब ट्रेंड कम हो गया थोड़ा है ना, ये डिजिटल कैमरा मोबाइल में जो कितनी आसानी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फोटोग्राफी में वो वीडियो में नहीं ऑब्वियसली, तो फोटोग्राफी में वो एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज होती थी पहले, आपने देखी होगी. हम लोग तो घर पे उसको रील कहते थे, आप पता नहीं क्या कहते हो. तो वो जो रील होती है फोटोग्राफिक फिल्म, उसको लाइट से एकदम से बचा के रखा जाता है ना, डार्क में. तो कैमरे के अंदर ऐसे ही बड़ी सावधानी से इट इज इंसर्टेड. तो उसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है सिल्वर ब्रोमाइड. अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है, लाइट पड़ने से इजीली डिकम्पोज होता है. तो जब कैमरे का शटर क्लिक करते हैं कैमरे को, तो शटर खुलता है और एकदम से बंद होता है. तो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके उस फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ती है. जहां जहां जितनी लाइट पड़ती है उसके हिसाब से सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होता है और उसी को बाद में केमिकली ट्रीट करके फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर लिया जाता है. जहां जहां लाइट नहीं पड़ी है वहां भी सिल्वर ब्रोमाइड लगाइए. अब वो बाद में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको वहां से हटाने के लिए हाइपो सोल्यूशन का यूज है. इट इज यूज टू रिमूव अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड फ्रॉम द फोटोग्राफिक फिल्म. बाय दिस रिएक्शन ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसका. थायोसल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, 2 into 2 ये 4 नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव सिल्वर 1 पॉजिटिव, तो 3 नेगेटिव बचा, तो इसलिए 3 सोडियम है. कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म एंड सोडियम ब्रोमाइड. ठीक हो गया. दूसरा जो यूज है सोडियम थायोसल्फेट का, इसके बिना अगर रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर तो कर ही नहीं सकते हैं अगर सोडियम थायोसल्फेट से नहीं जान पहचान अच्छे तरीके की. आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, थोड़ा अगर सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करना है तो सिंपल वर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत यूज है इसका कैलकुलेशंस में. तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेशक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक, सोडियम थायोसल्फेट को जब आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो इट फॉर्म्स Na2S4O3, वेरी यूनिक कंपाउंड, सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड. सो आयोडीन रिलीज्ड फ्रॉम एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन is then absorbed in sodium thiosulfate and they react volumetrically and then calculations are done. अगर आपने redox के volumetric calculation के क्वेश्चन किए हैं तो definitely you are smiling right now कि सर जो बता रहे मुझे तो पता है. अब सोडियम थायोसल्फेट का इस रिएक्शन में, अब देखो रिमेंबर में जैसे क्लास में नहीं होता, कोई टॉपिक शुरू किया, 2 बातें पूछी, 3 पूछी, आगे चलता गया, मजा बड़ा आता है रिवीजन क्लासेस में. तो यही मजा अब आ रहा है. सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताओ. M/1 मॉलिक्यूलर मास इसका 158 होता है. 158 और किस कंपाउंड का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का. इन दोनों का 158 होता है. अब M/1 मतलब 158 ही आ गया. अब ये 1 क्यों आया? हाउ? कौन बताएगा? अब अगर तो आपने अभी ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक नहीं किया, 10th से अभी पास आउट हुए हैं, फिर ये आपको पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ समझ नहीं आएगा. और अगर आप कर चुके हैं रेडॉक्स तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है कि यहाँ सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है, यहाँ पे +2.5 रहता है. चेंज कितना हो गया? 0.5 का. सल्फर के 2 एटम है पूरे मॉलिक्यूल में, 0.5 into 2 कितना हो गया? 1. वहां से M/1 वाला 1 आता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देखो बहुत सारी चीजें रहती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सब चीजें अच्छी तरह से पसंद आ गई तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है. एक बार अगर आप
देख के बताना शुरू हो गए कि कहाँ पे अटैक होगा, क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनना चाहिए, तो इतना मज़ा आता है ऑर्गेनिक में कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको क्लिक कर गए कि वो डेरिवेशन कैसे है, ये फिनोमिनन कैसे हो रहा है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके ये रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। क्यों? एक टॉपिक किया, जैसे अभी भी सोल्यूशन टॉपिक कर रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया, 5 7 8 न्यूमेरिकल तो बंदा उसके साथ कर ही लेता आराम से, और आंसर भी मैच कर जाते हैं, अनलेस बहुत ही रेलेवेंट स्टफ करें, उसका मैं इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछे 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 को करते रहते हैं, पीछे कर दो इसको, बाद में करेंगे। पहले से सुना रहता है कई बार सीनियर लोगों से कि ये बोरिंग है, इसमें रटा है, ये तेरे से होगी नहीं, अभी पढ़ के क्या करेगा, भूल ही जानी बाद में, पेपर के दिन ही देख ली इसको थोड़ा सा, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछे हो जाती है। मेरी थोड़ी सी कोशिश है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लाने की आज आपके सपोर्ट से। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 HPO4.4 वाटर क्रिस्टलाइजेशन हीट करें तो NaPO3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर बनते हैं। अब ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस इसमें है। वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज यूज्ड फॉर माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट फॉर कलरडाइंस। अब आप कहोगे बोरेक्स बीट टेस्ट तो सुना है, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट तो आज सुना है, मे भी पहले सुना हो, वेरी गुड। बोरेक्स बीट टेस्ट की तरह ही ये भी क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा सा कम पॉपुलर है, लेकिन इट इज ए टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कलरडाइंस। वो जो NaPO3 बना है उसको हीट करने से, उसको जब मेटल सॉल्ट के साथ मिला के हीट करते हैं तो उस सॉल्ट से फिर बनता है मेटल ऑक्साइड, और ये और मेटल ऑक्साइड मिलके कलर्ड बीट बनाते हैं। तो सिमिलर टू बोरेक्स बीट टेस्ट ऐसा कुछ वहाँ पे फिनोमिनन होता है, और इस टेस्ट का भी वैसा यूज है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड जो मैं लेके आया हूँ एप्सोम सॉल्ट। एप्सोम सॉल्ट MgSO4.7 वाटर। ठीक हो गया, इसको कोई विट्रियल वगैरह कहते हैं कि नहीं, फॉर्मूला तो उस टाइप का ही है। अब इसको हीट करने से सबसे पहले क्या होगा, 7 वाटर हटेंगे, 7 नहीं पहले ये स्टेजेस में लिखा है, 6 वाटर हटेंगे, 1 वाटर रह गया, और हीट करेंगे तो वो वाटर भी चला गया। अब ये टोटली एनहाइड्रस हो गया। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे अब डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत स्टेबल कंपाउंड है, ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होने वाला। ठीक है, अब एप्सम सॉल्ट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा फर्दर इंफॉर्मेशन इतनी रेलिवेंट नहीं मुझे लगी। व्हाट आई कैन टेल यू, इट हैज़ इफ्लोरेसेंट क्रिस्टल्स। अब एक डिलिक्विसेंस फिनोमिनन होता है, एक इफ्लोरेसेंट फिनोमिनन होता है। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो if it has a tendency to lose its water of crystallization to the atmosphere, then it is called efflorescent. Simple to start with, this wording is okay. And Epsom salt is used as a healing agent and pain reliever. हो सकता है ये बात कहीं आपके काम आ जाए कि वो पानी में एप्सम सॉल्ट डिजोल्व करके तो उसमें पैर वगैरह डुबो के लोग रखते हैं तो टायर्डनेस थोड़ी सी कम होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अब कितने हो गए, 7 कंपाउंड्स। अब आ गया द बोरेक्स। आप कहोगे सर आप इसको द बोरेक्स के कह रही हो, अरे पता लगेगा इसके बारे में, तो ये देखो कितना कुछ लिखे हुआ है आपके लिए, है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10 वाटर। आज हम ये भी जान के रहेंगे कि इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। पहले हीटिंग की बात करें, टॉपिक तो हीटिंग क्या के शुरू किया है ना, फिर घुमा फिरा के मैंने आपको और भी केमिस्ट्री पढ़ाई देनी। बोरेक्स को हीट करने से पहले तो 10 वाटर निकलेंगे, तो ये एनहाइड्रस हो गया। फर्दर हीट करने से बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। NaBO2 बनता है सोडियम मेटाबोरेट, और B2O3 बनता है बोरिक एनहाइड्राइड। कलरलेस ग्लासी बीड इज फॉर्म। अब इसकी क्या स्टोरी है, बेसिकली ये बोरेक्स बीड टेस्ट का एक पार्ट होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम वायर एकदम क्लीन, उसको लेके उसके एक एंड पे ऐसे एक लूप बनाते हैं, पेंसिल की टिप पे रोल करके वो लूप, यहाँ ये जो पेन दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, इसकी टिप पे रोल करके भी लूप बन जाएगी। उस लूप को बोरेक्स में थोड़ा सा डिप करते हैं
ऑब्वियसली सॉलिड होता है, एक ऐसे पाउडर फॉर्म में, इतना स्मूथ पाउडर भी नहीं होता, तो वो उसमें लूप में अटक जाता था। तो उसको फिर फ्लेम में लेके जाते हैं, तो फ्लेम में लेके जाते हैं तो वो ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है एंड ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड। एकदम वो एक कांच की तरह गोली सी वहाँ पे बन जाती है उसके प्लेटिनम वायर की उस लूप के अंदर। वो जो ग्लासी बीड है उसको फिर गिवन सॉल्ट से टच करके फ्लेम में लेके जाते हैं, तो अलग अलग कलर्स बीड के आते हैं जिससे पर्टिकुलर केटाइन को डिटेक्ट किया जाता है। इसे बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो बोरेक्स का फॉर्मूला, उसके बाद हीट करने पे कलरलेस ग्लासी बीड बनता है, उसके बाद हीट करने पे ये दो कंपाउंड बनते हैं जिनका कलरलेस ग्लासी बीड बना होता है, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्रेट। फिर जैसे कॉपर सल्फेट के साथ हीट किया तो ये B2O3 वाला पार्ट उससे रिएक्ट करके ये कॉपर मेटाबोरेट बनाता है, जिसके कलर के कारण हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या है। मेरे ख्याल से जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, शुरू में ऐसे छोटे छोटे वीडियो ऐसे मैं बनाया करता था, तो उसमें मेरे ख्याल बोरेक्स बीड टेस्ट का वीडियो एक है, आप देखना, उसमें तो कलर वगैरह की पूरी लिस्ट मैंने दी है। ठीक है, तो लिखा है सेपरेट वीडियो इज देयर, तो आप बाद में देख सकते हो। अब मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, कि देख ही लें कि वो इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई होता है। अब ये देखो, समझने की कोशिश करना, ये जो बाहर BOB ये 8 हैं एक ही रिंग में ना, अल्टरनेटली बोरॉन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, और दो आमने सामने वाले बोरॉन एक ऑक्सीजन के साथ आपस में ऐसे ब्रिज से भी जुड़े। ठीक हो गया, ऑक्सीजन के थ्रू ब्रिज है, डायरेक्ट नहीं है। और अब इतना करने के बाद हर एक बोरॉन के पे एक OH भी लगा। देखो नॉर्मल बोरॉन के बॉन्ड्स बनने होते हैं 3, तो अगर बोरॉन इधर और इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है और इधर OH है तो 3 बॉन्ड है, तो वो न्यूट्रल है। अब ये जो बोरॉन ब्रिज का भी हिस्सा बन रहे हैं, उनके 4 बॉन्ड बने हैं, एक OH, 2 ये ऑक्सीजन और एक ये BOB जो इधर से बॉन्ड है। तो जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ही पॉसिबल है। तो इन दोनों बोरॉन के कारण इस स्पीशीज के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसलिए 2 सोडियम पॉजिटिव। अब अगर इस सारी स्पीशीज का फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करें तो ये देखो 1 2 3 4 4 बोरॉन, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन, और इसको मिला ले तो 5 ऑक्सीजन। तो देखो B4O5 और 4 OH लगे तो OH 4 टाइम्स, पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव तो Na2। अब इतना फॉर्मूले में साथ में 8 वाटर और जोड़ के कंप्लीट फॉर्मूला होता है। कंप्लीट फॉर्मूले से मेरा मतलब है ये वाला 10 वाटर वाला। अब आपको 8 वाटर तो इधर कैसे जस्टिफाई होंगे 2 वाटर, मैं आपको करके बताता हूँ। ऊपर क्या फॉर्मूला लिखा, Na2B4O7, आज अच्छी तरह से समझ ही लेते हैं। Na2 हो गया, B4O7 कैसे होंगे, 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 यहाँ, 4 में से 2 ले ले O7, बाकी क्या बचा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर के बराबर है ही। देयरफॉर Na2B4O7 डॉट 10 वाटर इज एक्चुअली Na2B4O5 OH4 डॉट 8 वाटर। यस, अब सही लग रहा है एकदम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का वीडियो बनाने का। फ्री टाइम में इन चीजों को रिवाइज जो करेगा इनऑर्गेनिक में, उसको मैं इनऑर्गेनिक पीछे नहीं जाने दूंगा उसकी। अगला कंपाउंड है ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉर्मूला H3BO3, बहुत फेमस, बहुत बातें इसके बारे में, ये देखो अभी करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे HbO2 प्लस वाटर बनाता है। HbO2 याद करा दूं आपको, मेटाबोरिक एसिड। 160 के ऊपर फिर, अब ये टेम्परेचर थोड़ा वेरी कर सकते हैं, 160 पे हीट करने से H4B2O7 बनाता है, टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड रेड हीट पे B2O3 बोरिक एनहाइड्रेट में कन्वर्ट है। फाइनल प्रोडक्ट इज बोरिक एनहाइड्रेट बट थ्रू मेटाबोरिक एसिड एंड टेट्राबोरिक एसिड। ठीक हो गया। अब इसके बारे में व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, ये तो सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता रहता है कि सुपर स्पेशल केस कि बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, इसमें 3 H हैं तो बेसिसिटी 3 होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले से कुछ गड़बड़ हो सकती है तो स्ट्रक्चर में कर लें। हर एक बोरॉन के ऊपर 3 OH लगे, एक बोरॉन के ऊपर 3 OH लगे,
तीनों H लगे तो मतलब तीनों H O के साथ लगे, तो तीनों H निकलने चाहिए उस रूल के अकॉर्डिंगली, है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल, तो भी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए। लेकिन बेसिसिटी कितनी आती है? 1। इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। क्या रीजन? वाटर से रिएक्ट करता है, अपना H तो कोई भी नहीं छोड़ता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन यहाँ से OH नेगेटिव को खींच लेता है, तो BOH4 1 नेगेटिव, वाटर में से OH नेगेटिव बाहर जाएगा तो H पॉजिटिव, तो बेसिसिटी कितनी हुई? 1। और इंटरेस्टिंग, अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाली बात लाया हूँ, वीक मोनोबेसिक एसिड इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं है, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव नहीं बनते, बट इट कैन बी टर्न्ड इनटू ए स्ट्रॉन्गर मोनोबेसिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत कुछ है, कैटिकोल, सैलिसिलिक एसिड, मैनिटोल, ग्लिसरॉल, सिस्डायोल्स, एक जनरल वर्ड यूज होता है। सिस्डायोल का क्या मतलब हुआ? दो एडजेसेंट कार्बन पे सेम साइड में दो एडजेसेंट कार्बन पे दो OH, और वो भी एक दूसरे से अपोजिट पॉइंट आउट नहीं करनी चाहिए, सेम। सपोज इस प्लेन के पेपर के प्लेन में कार्बन है, तो दोनों OH यहाँ अबव द प्लेन, यहाँ दोनों OH बिलो द प्लेन। तो उससे क्या होता है, मेरे ख्याल एक बार किसी अच्छे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है, जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो अभी कर रहे हैं हम। देखो ये स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लेक्स, कैसे बनता है पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं। बोरोन के साथ 4 OH लगे थे, उसमें 4 OH में से 3 नहीं, मैंने एक के साथ ही रिएक्शन शो करना ना, और सिस डायोल में एक कार्बन के साथ ये OH, तो यहां से वाटर लॉस होके ये BOC बॉन्ड बनता है। अब जो इसके साथ वाला कार्बन है दूसरे OH वाला, वो भी बोरोन के दूसरे OH के साथ ऐसा ही एक BOC बॉन्ड बनाता है, तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, BOC बॉन्ड हियर एंड BOC बॉन्ड हियर, ठीक हो गया। तो एक तरफ से यूं और दूसरी तरफ से दूसरा ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल, ये इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा? दिस इक्विलिब्रियम विल बी गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर एंड मोर H पॉजिटिव विल बी रिलीज। तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही पसंद आने वाला कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड पोटाश एलम। अरे इनऑर्गेनिक के हीरो हैं ये कंपाउंड सारे। K2SO4.Al2SO4 thrice.24 वाटर। सबसे पहले बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अगर किसी को याद है मेरे स्टूडेंट को? 948। और अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, वो टोटल कैटायनिक और टोटल नाइट्रिक चार्ज से डिवाइड करके, तो कितने से डिवाइड करेंगे आप? हंसी जाओ जिन्होंने अभी अभी किया है, 8 से डिवाइड करेंगे। 948/8 कितना आएगा? 118.5। बहुत ही बढ़िया। तो इसको हीट करने से, वैसे जनरल बात है, जब भी एलम्स को हीट करते हैं, जैसे ये एलम, पोटाश एलम क्या होता है, फिटकरी नाम सुना होगा आपने, ऐसे घरों में भी रहती है, तो कभी कभी उसको यूज करते हैं कई चीजों के लिए, तो उसको गर्म करते हैं तो इट स्वेल्स अप ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो ऐसे ही पहले थोड़ा सा वो जैसे ना मेल्ट होने टाइप चीज, मेल्ट तो नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल निकलने से, वाटर निकलने से वो थोड़ा लिक्विफाई सा होना शुरू होता है और फिर एकदम से स्वेल अप होता है, और इफ वी कंटिन्यू तो बाद में सिर्फ वो जो व्हाइट कलर का पाउडर ही रह जाता है। ये ऑब्जर्वेशन होती है। तो हीट करने से सबसे पहले 24 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट निकलेगा। फिर और फर्दर इसको हीट करें रेड हीट तक, तो पोटाशियम सल्फेट को तो कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट ब्रेक होता है और ये बनाता है Al2O3 एल्यूमिना प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक हो गया? कभी सोचा है 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों होते हैं? सोचो सोचो सोचो, 24 की क्या स्टोरी है? अरे मेटल देखो कितने हैं, 2 पोटाशियम और 2 एल्यूमिनियम, 4 मेटल आयन है। हर एक मेटल आयन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इस वजह से 24 वाटर होते हैं। 4 6 24। हाँ जी। अब रिमेंबर की बात करें, रिमेंबर में मैं आपको बताना चाहता हूं एलम एंड सीडोएलम। ये सीडोएलम का फॉर्मूला, ये एलम का, दोनों में ही 24 वाटर है, दोनों ही डबल सल्फेट है। 2 सल्फेट यहां भी है, 2 सल्फेट यहां भी है। फर्क क्या है? यहां पे M2SO4 है, मतलब इस मेटल की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, मतलब ये मोनोवेलेंट है। यहाँ पे MSO4 है सीडोएलम में, इस मेटल जो है डाइवेलेंट है, 2 वैलेंसी वाला है। बाकी सेम है, ये एल्यूमिनियम की तरह 3 पॉजिटिव वाला है और ये भी 3 पॉजिटिव वाला है। तो मोनोवेलेंट प्लस ट्राइवेलेंट डबल सल्फेट विद 24 वाटर इज एलम, एंड डाइवेलेंट
प्लस ट्राइवेलेंट विद 24 वाटर इज स्यूडो एलम। ठीक हो गया। तो ये M+1 और ये M जो है +2। तो आप कहोगे स्यूडो एलम की कोई एग्जांपल लाएं। मैंगनीज सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर। डज एलम ऑलवेज हैव एल्यूमिनियम? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि ये एलम की क्लासिफिकेशन में जो आते हैं वो हमेशा एल्यूमिनियम वाले होते हैं, उसके बिना भी है क्रोम एलम करके होता है और उसका ये फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट डॉट 24 वाटर। अब बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चलते हैं। रेड लेड। रेड लेड में एक आध रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Pb3O4 को रेड लेड कहते हैं। तो ये दो कंपाउंड से मिलने से बना है। इसके और नाम है, इसको मिनियम बोलते हैं और सिंदूर ऐसे लिखा है बुक्स में। Pb3O4 को जब हीट करते हैं 470 पे तो PbO प्लस O2 बनता है। अब इस रिएक्शन में थोड़ी डिटेल है। बेसिकली ये Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, इन दोनों से मिलके बना। PbO जो 2 पॉजिटिव वाला है प्लम्बस टाइप, इसके 2 पार्ट, और PbO2 जो 4 पॉजिटिव वाला है प्लम्बिक टाइप, इसका 1 पार्ट। जब हीट करते हैं तो वो जो PbO है इसको कुछ नहीं होता, PbO2 ही डिकम्पोज होके PbO और O2 में कन्वर्ट होता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां से निकल जाती है। और एक बात, PbO2 को क्या कहेंगे आप? डाइऑक्साइड के परऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का पॉइंट मेरे मन में आ गया। फॉर्मूला देखो, H2O2, K2O2, Na2O2, BaO2, PbO2, ये सारे एक जैसे साउंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रू परऑक्साइड की डेफिनेशन रहती है कि एक ऐसा कंपाउंड इस टाइप के फॉर्मूले में से जिसको जब एसिड के साथ ट्रीट करें, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करें। क्योंकि ट्रू परऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड बॉन्डिंग रहेगी तो वो हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा, और अगर वो नहीं देगा तो वो परऑक्साइड नहीं है, फिर वो डाइऑक्साइड में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसी 2 एग्जांपल है जो फॉर्मूला सुनने में और लिखने में तो परऑक्साइड की तरह है, लेकिन बेसिकली वो डाइऑक्साइड है। PbO2 आपके सामने है और एक MnO2। ये बात मेरी ध्यान से सुन के याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आपके सामने आएंगे, और यहाँ आ चुके होंगे, देन यू आर ऑलरेडी स्माइलिंग। PbO2 एंड MnO2 आर डाइऑक्साइड्स नॉट परऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिमेंबर सीरीज में मैं लाया हूँ, Pb3O4 प्लस नाइट्रिक एसिड, हीट वूट करना पड़ेगा शायद, तो PbNO3 ट्वाइस PbO2 प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन याद करने का क्या तरीका? क्या ये रट्टा है? नहीं। Pb3O4 में PbO और PbO2 है। PbO2 नॉर्मल लेड ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। PbO2 रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट है। यस, ऐसे करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 2 कंपाउंड इकट्ठे, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे कहो ये 20 जो मैं लेके आया हूँ इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज करो तो ये सब इक्वल का साइन ही आ जाएगा। सारे के सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइड सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमोनियम नाइट्राइड से हीट करने से नाइट्रोजन और वाटर, अमोनियम नाइट्रेट को जेंटल हीट, ज्यादा वो रैपिड हीटिंग से कुछ और होता है इसमें, फिर वो है ना, जेंटल हीट करने से नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। लेकिन नॉर्मली हीट का क्वेश्चन आए तो ऐसे किया जाता है। और इंटरेस्टिंग क्या है, नाइट्रोजन इज ए गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इज ए गैस, इनफैक्ट लाफिंग गैस। हाई टेम्परेचर पे वाटर के भी वेपर्स भी बनेंगे, पॉसिबिलिटी है। देयर इज नो रेजिड्यू इन द टेस्ट ट्यूब। लेट्स सी, N और N नाइट्रोजन, H4O2 से 2 वाटर, N और N नाइट्रोजन और एक O यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड, और बाकी H4O2 से 2 वाटर। छोटा सा तरीका है, इसको याद रखना। याद रखने के कई तरीके होते हैं। तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन लिखा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन लिखा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें बताओ, 3 बताओ, 3। पहली, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। दूसरी, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, गिने चुने न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O, NO, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 इंपॉर्टेंट वाले, फिर से बोलूं लिखने, N2O, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर। और
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर है 44। बहुत हेल्प होती है क्वेश्चन में। अमोनियम डाइक्रोमेट, अब इस कंपाउंड के बारे में कोई बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रिमेंबर वाली बात नहीं मैंने लिखी है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन होता है प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। रिमेंबर दिस इक्वेशन एज इट इज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अमोनियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। अब ये लोग आ गए सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट। अब इनका बिहेवियर बहुत यूनिक। नॉर्मली जब ऑक्सी सॉल्ट्स को हीट करते हैं, सल्फेट्स को हीट किया, नाइट्रेट्स को किया, कार्बोनेट्स को किया, किसी किसी केस में तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी। जिनमें डिकम्पोजिशन होगी वहां पे क्या होगा सोचो। सॉल्ट ब्रेक होगा, कोई गैस बन सकती है और साथ में जो ऑक्साइड बनेगा मोस्टली केसेस में। अभी हमने पीछे देखा मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 और O2 इस तरह से, तो मेटल का ऑक्साइड बनना लगभग तय होता है। लेकिन ये जो मरकरी और सिल्वर है, इनकी ऑक्सीसॉल्ट्स को हीट करने से, जैसे ये नाइट्रेट्स की बात है, यहाँ पे NO2 बन रहा है और मेटल ही बन रहा है, साथ में O2, मेटल ऑक्साइड नहीं बन रहा है, मेटल ही आ रहा है। ये इनऑर्गेनिक में लर्न करना बहुत जरूरी है कि मरकरी और सिल्वर नाइट्रेट को हीट करने से दो गैसेस NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस और मरकरी और सिल्वर एज इट इज। इस रिएक्शन का बेस कहाँ पे है सबको तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मेटलर्जी वाला चैप्टर कर लिया है दे विल रिमेंबर दैट थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में, बाकी भी करेंगे जब, तो ये पॉइंट फिर वहां पे आएगा। एलिंगम डायग्राम से एक्सप्लेन होता है कि मर्करी ऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो ये दो मेटल ऑक्साइड्स बड़े यूनिक हैं दैट दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होके मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर वेरी यूनिक क्वेश्चन। जनरल किसी को आएगा तो वो मर्करी ऑक्साइड और NO2 और O2 बना के आएंगे, लेकिन आपको पता लग गया सीक्रेट क्या है, आप तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगला कंपाउंड, अरे एक से बढ़ के एक आ रहे हैं, वो तो कुछ लोग तो आप में से बहुत दिल से खुश हो रहे होंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आ गया, H3PO4। पहले स्ट्रक्चर देखें, ट्राई बेसिक, P के साथ एक डबल बॉन्ड हो, 3 OH, हर एक O के साथ H लगा है तो ये 3 OH निकलेंगे, ट्राई बेसिक। हीट करने से पहले ये बनाता है H4P2O7 which is called pyrophosphoric acid, PMOPY, pyrophosphoric acid। यूनिक है, बेसिसिटी 4। और कोई सोचो बेसिसिटी 4 वाला, आज कोई आया क्या? इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें POP बॉन्ड रहता है और हर एक P के साथ एक एक डबल बॉन्ड हो और 2 OH। चेक करें फॉर्मूला बनता है, 4 OH है तो 4 तो हाइड्रोजन हो गए, H4, 2 फास्फोरस हो गए, P2, O7 कैसे हुए, हर एक OH में एक एक हो, 4, 5, 6 और 1, 7 हो गया ये। अब वो फर्दर हीट करने पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। इसके तो स्ट्रक्चर ही बड़े यूनिक होते हैं, HPO3। HPO3 को और हीट करने पे रेड हीट तक ले जाए तो P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये तो हीटिंग का हो गया। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मोनोमेरिक फॉर्म है और ये इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म है। पॉलीमेरिक में बहुत सारे POP बॉन्ड्स होते हैं और इसकी एक ये साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म है जो बहुत ही केमिस्ट्री में फेमस है। एक 6 मेंबर रिंग बनती है जिसमें अल्टरनेटली P और O रहते हैं और हर एक P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O और एक OH रहता है। देखो ये P 2 बार O से जुड़ा है, ये P भी 2 बार O से जुड़ा है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी डबल बॉन्ड और OH। सिमिलरिटी है, बस ये पॉलीमर में है, चेन बढ़ती चली जाती है और ये ट्राइमर है, 3 मॉलिक्यूल का रिंग कंप्लीट हो गया। ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर कहीं देखा है इनऑर्गेनिक में? अब मैं स्ट्रक्चर सीरीज वाला मुझे आइडिया आ रहा है कि मुझे स्ट्रक्चर्स वाला वीडियो भी एक लेके आना चाहिए ताकि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को इनऑर्गेनिक में तैयार करवा दूं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट में एक ट्राइमर बनता है, उसका भी बहुत मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। अब एक यहाँ पे रह गया, आई शुड हैव ड्रॉन P4O10 का स्ट्रक्चर और P4O6 का स्ट्रक्चर, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं अगले वीडियो में इस बारे में बात जरूर करूंगा, ठीक हो गया। चलो ये 14 हो गए, 15, अरे वाह, पोटाशियम डाइक्रोमेट, फेवरेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स में से एक पोटाशियम डाइक्रोमेट, वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स। हीट करने में इसके बारे में तो, इसकी तारीफ में तो जितनी बातें करें उतने कम है, पूरी कॉपी भर जाएगी, पर पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड बातें खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं रिमेंबर में एक आध चीज ही बता पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट ही शुरू हो जाएगा, है ना। इसका करेंगे अलग वीडियो, जरूर करूंगा मैं। हीट करने पे पोटाशियम क्रोमेट, K2CrO4, Cr2O3 और ऑक्सीजन की प्रेपरेशन में भी ये रिएक्शन दिया रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम, याद रखेंगे आप। एंड व्हेन इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, जो बहुत बार क्लास में पूछा जाता है, कलर चेंज। ऑरेंज तो ये खुद है, इसका सोल्यूशन भी ऑरेंज होता है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव के कारण ग्रीन। जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिडिक मीडियम है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो क्रोमियम सल्फेट बनता है जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक हो गया। व्हाट वी रिमेंबर, इक्विवेलेंट वेट m/6 कैसे। अब मैं यही एक चीज में मैंने सोचा कि आपको यही सीख लेते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं आते तो ये पॉइंट इतना समझ नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा वेट कर लेना, जब ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ लेंगे तो समझ आएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 इस कंपाउंड में, यहाँ पे +3, +6 से +3 हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, मींस इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 का चेंज है। एक क्रोमियम एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो पूरे मॉलिक्यूल ने कितने गेन किए? 6। हाउ? 2 क्रोमियम, 3 × 2 6, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को जिस n फैक्टर से डिवाइड करते हैं वो तो यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सो 294 इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6, 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। वेरी ऑथेंटिक क्वेश्चन। अरे अब एक को बुलाया तो दूसरा क्यों ना आया। पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट की बात तो होगी। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, another very important chemical of inorganic chemistry. When heated, K2MnO4, potassium manganate, this is potassium permanganate, this is potassium manganate. Permanganate is MnO4 1 negative, manganate is MnO4 2 negative. Very strong basics. अगर इन चीजों में आपको इशू है तो मेरा मोल कंसेप्ट सीरीज वाला पहला वीडियो देखें, उसमें ये सब फॉर्मूले तो मैंने अच्छी तरह क्लियर कर दिए, पहले और दूसरे में। प्लस MnO2 और O2, इसका मतलब ऊपर वाले की तरह ये भी ऑक्सीजन की प्रेपरेशन में काम आएगा। अब ये तो उससे 2 कदम आगे है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एवरीथिंग। एसिडिक मीडियम में जो कलर चेंज होता है रिएक्शन में, पिंक टू कलरलेस। पिंक तो इसका अपने सॉल्यूशन का कलर होता है, पर्पल ऐसा, तो पर्पल कलर कंपाउंड होता है वो। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव के कारण सोल्यूशन कलरलेस रहता है। इनका मैंगनीज सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है सोल्यूशन में। इक्विवेलेंट वेट जो है m/5 रहता है। अब आपको मैंने ऊपर वाला बता दिया ना, थोड़ा करेंगे आप m/5 कैसे रहता है। अल्कलाइन मीडियम में पहले पोटाशियम मैंगनेट बनता है K2MnO4, जो बाद में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यहां तक चेंज कंसिडर करें तो m/1 इक्विवेलेंट वेट रहेगा। न्यूट्रल मीडियम में MnO2 रहता है, बनता है सीधा ही, तो अगर MnO2 के हिसाब से चेंज देखें तो इक्विवेलेंट वेट जो है m/4 आता है। तो दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर। तो इतनी बातें हीट करने के साथ साथ हमने और भी सीख ली। 4 कंपाउंड अभी बाकी हैं। 20 की बात की मैंने आपसे। पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट की इंपॉर्टेंस कि इस कंपाउंड को हीट करने से ऑक्सीजन का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 400 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा बहुत बुक टू बुक वेरी कर सकता है। हीट करने से पहले KCl और ये बनता है पोटाशियम परक्लोरेट, जो फर्दर टूट के पोटाशियम क्लोराइड और फिर ऑक्सीजन गैस देता है। अब जब भी ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए लैब में पोटाशियम क्लोराइड यूज करते हैं, MnO2 कैटलिस्ट इज एडेड एंड इट इज अ फेमस क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर कि मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एडेड। In the presence of this catalyst, the reaction becomes easier, occurs at a much lower temperature, 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन की प्रेपरेशन इस रिएक्शन से करते हैं। ठीक हो गया। अब व्हाट टू रिमेंबर कि KClO3 बना कैसे सकते हैं, तो मुझे सूझा कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं। हेलोजन का अल्कली के साथ रिएक्शन। अब
तीन हेलोजन में से कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बात मेरी अभी याद रखें, मैं बोल रहा हूं, आगे आपके काम आएगी। एक्सक्यूज मी। हेलोजन फ्लोरीन को छोड़ दे, उसका डिफरेंट रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को जब किसी अल्कली से ट्रीट करें, बेशक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, बेशक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। वन इज डिस्क्राइब्ड इन कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड वन इज डिस्क्राइब्ड इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कोल्ड एंड डाइल्यूट में पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइपोक्लोराइट टी वाला। अब अगर आपको इन नामों में भी प्रॉब्लम है तो मेरा मोल कंसेप्ट सीरीज का वीडियो 1 और 2 जरूर देखें, उससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प होगी। एंड वाटर और हॉट कंसंट्रेटेड में पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट प्लस वाटर। तो कोल्ड और डाइल्यूट और हॉट कंसंट्रेटेड का इस प्रोडक्ट का फर्क है। सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो NaClO NaClO3। ठीक है। एक और छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, क्या ये दोनों रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है? अब आपको सर आप तो चैप्टर ही पढ़ाने लगे, नहीं पढ़ाते, पूछ ही रहा हूँ, नाराज ना हो, नहीं आता कोई बात नहीं। RbICl2 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन ये तो BDM है। ICl2 एक पॉलीहेलाइड आयन है, ICl2 1 नेगेटिव। ऐसे जो मिक्स्ड पॉलीहेलाइड आयन हैं जिसमें एक से ज्यादा तरह के हेलोजन एटम रहते हैं, उनके अल्कली मेटल सॉल्ट्स को हीट करने से खास तरह का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एक तो जो हेलोजन है वो तो अल्कली मेटल के साथ ही रह गया और बाकी दो निकल गए। अब क्वेश्चन ये रहता है कौन निकलेगा? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रट्टे मारे। जो स्मॉलर हेलोजन इट स्टेज विद द अल्कली मेटल। क्लोरीन और आयोडीन में स्मॉलर कौन है? क्लोरीन। ऊपर से नीचे चले पीरियडियम में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन स्मॉलर है तो वो रहेगा। अब बाकी ICl बाहर निकल जाएगा। तो स्मॉलर हेलोजन का लॉजिक क्या है? ये तो बेसिकली लैटिस एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि जो छोटा हेलोजन एटम रहेगा तो वो जो ये है कंपाउंड, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्गर लैटिस एनर्जी, ज्यादा स्टेबल लैटिस बनेगा, तो इसलिए वो इसके साथ रहता है, और जो लार्जर वाला है उसकी प्रेफरेंस में वो बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया। पॉलीहेलाइड आयन ICl2 नेगेटिव। ICl2 नेगेटिव के बारे में बात नहीं की तो फायदा क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन एंड लीनियर शेप, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। अब ये बात तभी समझ आएगी अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लिया, नहीं तो वो पढ़ने के बाद जरूर समझ आएगी। XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब ये तो सोचना ही नहीं ना कि नोबल गैसेस के कंपाउंड नहीं बनते। हाल देखो जेनॉन का कितने कंपाउंड। XeF6 को हीट करने से XeF4 प्लस XeF2 प्लस F2। रिएक्शन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है पर बच्चे इसमें गलती करते हैं। जब पूछा जाए ये तीन है ना, चौथी एक चीज मिला के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड या मोर देन वन करेक्ट में या मैट्रिक्स मैच में कुछ भी, तो वो बताना मुश्किल हो जाता है उस मोमेंट पे एक्यूरेटली कि एक्चुअली क्या क्या बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा। सो जेनॉन के 3 फ्लोराइड्स होते, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। तो आप याद रखें हेक्साफ्लोराइड को हीट करने से टेट्राफ्लोराइड और डाइफ्लोराइड बनते हैं, साथ में एडिशनल फ्लोरीन बनती है। अब इसके बारे में व्हाट वी कैन रिमेंबर, सबकी शेप अलग अलग है। डाइफ्लोराइड लीनियर शेप, टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लेनर और हेक्साफ्लोराइड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो लीनियर है वो sp3d है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। ये sp3d2 है, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये sp3d3 है, 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर्स। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने की है तो अच्छी रिवीजन मैंने आपको दे दी है। लास्ट कंपाउंड, लास्ट नहीं, दूसरा वीडियो भी तो लाऊंगा ना मैं भी, पहले वीडियो का ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट .7 वाटर। हीट करने से पहले तो क्रिस्टलाइजेशन का वाटर निकलेगा और फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखेंगे ये प्रोडक्ट्स। अब इसमें व्हाट वी कैन रिमेंबर दैट फेरस सल्फेट .7 वाटर इज ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत एक्सपेक्टेड है, फेरस आसानी से फेरिक में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रीजनेबली, कितने सारे आप नाम लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ओजोन ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये सारे के सारे क्या करेंगे? फेरस सल्फेट को तो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करते ही हैं। हाँ जी। और एक बात, एक मोहर सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट .6 वाटर। इसमें भी फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट ये वाला भी है।
अब मोर सॉल्ट इज कंसिडर्ड ए बेटर वॉल्यूमेट्रिक एजेंट एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके साथ कि लेबोरेटरी में अगर आपने टाइट्रेशन वगैरह किए तो मोर सॉल्ट के टाइट्रेशन वगैरह किए होंगे या सुने होंगे। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये पड़े पड़े अपने आप ऑक्सीडाइज होके एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से पार्शियली फेरिक में कन्वर्ट होता रहता है। तो फिर इसको वॉल्यूमेट्रिक के लिए यूज करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई फेरस सल्फेट अगर लैब में 6, 7, 8, 10 महीने से रखा है तो उसमें से सारा का सारा फेरस नहीं होगा, पार्टली वो फेरिक में भी कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। तो फिर उसकी कैलकुलेशन के रिजल्ट्स तो गलत आएंगे। जब बाई वेट डिजोल्व करेंगे और कंसंट्रेशन निकालेंगे फिर उसका वॉल्यूमेट्रिक का रिजल्ट निकालेंगे, वो तो मैच ही नहीं करेगा क्योंकि सारा फेरस वो था ही नहीं, हो गया ना एरर। तो मोर सॉल्ट इज ए बेटर वॉल्यूमेट्रिक एजेंट बिकॉज इट रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन टू फेरिक पार्ट। मोर सॉल्ट पड़े पड़े उतना ज्यादा कन्वर्ट नहीं होता है फेरिक में, फेरस सल्फेट के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मोर सॉल्ट इज ए बेटर वॉल्यूमेट्रिक एजेंट। ठीक है, तो ये 20 कंपाउंड मेरे ख्याल से, मेरा तो ये दिल कर रहा है कि मैं अब पहले पेज से वापस आके दोबारा से इन कंपाउंड्स के बारे में बोलना शुरू करूं। मुझे तो इतना ज्यादा मजा आया ये वीडियो बनाने में, ये ऐसे लग रहा है जैसे पूरा 1 घंटे की क्लास ले ली मैंने, और वो क्लास जिसमें कोई स्टूडेंट कुछ नहीं बोला, सारा का सारा मैंने पढ़ाया। और अगर क्लास में इफेक्टिवली इसको स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन से करते पूछ के, तो ये शायद 2, 2.5, 3 घंटे की, मतलब 1 घंटे का लेक्चर तो 2 या 2.5 लेक्चर के बराबर हो जाता है। और बहुत ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर करें और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ठीक हो जाए। एवरी वर्ड, एवरी लाइन इट हैज बीन स्पोकन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप इसको मुझे कमेंट्स में आके बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह की लगी, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने का मेरा ये जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखो, इसके नोट्स बना के रखो, शॉर्ट नोट्स, लेकिन नोट्स का ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि जब दिल करे तब ये वीडियो दोबारा देखो। नहीं, नोट्स का फायदा है, वैसे मैं जा कर रहा हूँ, वीडियो बार बार 2 बार देख लिया बहुत है, ठीक है। और कभी भी इनऑर्गेनिक रिवीजन का मन है, या फुल इनऑर्गेनिक का टेस्ट है, या मॉक टेस्ट वगैरह कभी, या एंट्रेंस एग्जाम है, तो 1 दिन पहले ये वाला वीडियो जरूर देख के जाओ, डेफिनेटली हेल्प होगी। सारी इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी दी। तो इंतजार मुझे तो अभी से होने लगा इस सीरीज के 2nd वीडियो का। आपके बारे में पता नहीं, आपको भी हो रहा होगा तो आप बताएंगे मुझे, कमेंट करके शेयर करेंगे ये बात, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करो उन लोगों के साथ जिनको इसका ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, जो और आपकी तरह अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके रखो। वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखो, अभी कम से कम 1 बार तो दोबारा देखो ताकि चीज़ें सारी याद हो जाएं। जो थोड़ी थोड़ी याद होगी, तो जो मैं बोलूँगा मेरे बोलने से पहले आपके मन में आएंगी, तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। और हो सकता है आज आप में से कई लोग इस बात को मान लें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब रट्टा लगाना नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से किसी मामले में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम नहीं होती है।